नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। भारत विरोधी जो तंत्र है, जो इकोसिस्टम है, और उसमें मैं चीन, पाकिस्तान, वेस्टर्न मीडिया और भारत की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी को भी शामिल करता हूं। और देश में मीडिया का एक वर्ग है कि एक इकोसिस्टम है जो भारत विरोधी प्रचार में दिन रात लगा रहता है। उनको करारा जवाब दिया है, बल्कि कहें कि बहुत जोर का तमाचा मारा है हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार AK डोवाल ने, अजीत कुमार डोवाल ने। वो शुक्रवार को चेन्नई में थे, IIT मद्रास में, उसके कन्वोकेशन समारोह में मुख्य अतिथि थे। तो उन्होंने भाषण देने का समय आया तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में जाता नहीं हूँ, लेकिन मैं आया हूं सिर्फ इसलिए कि इस IIT के जो निदेशक हैं प्रोफेसर V कामकोटी, मैं उनका आभारी हूं। आगे बताया कि क्या उन्होंने किया। पहले तो डोवाल साहब ने ये कहा कि जो लोग ये दुष्प्रचार कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं कि भारत का इतना नुकसान हो गया, उतना नुकसान हो गया, ये गिर गया, वो गिर गया, उन्होंने कहा कि भारत का एक कांच भी नहीं टूटा। और जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि नुकसान हुआ, वो एक तस्वीर तो दिखाएं, एक फोटो तो दिखाएं कि भारत का कहाँ और क्या नुकसान हुआ। तो चीन ये प्रोपेगेंडा चला रहा है, पाकिस्तान इसको बढ़ा रहा है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि देश के अंदर ऐसे लोग हैं, ऐसी पार्टियां हैं, नेता हैं, ऐसे पत्रकार हैं। मैं पत्रकारों के बारे में कभी टिप्पणी नहीं करता हूं, लेकिन राष्ट्रीय हित से जुड़ा मामला हो, उसमें जो पत्रकार इस तरह की बेईमानी करे, हमारे दुश्मन देश का प्रोपेगेंडा चलाए, हमारे दुश्मन देश का एजेंडा चलाए, वो देश का हितैषी तो कतई नहीं हो सकता है। तो फिर आपको याद दिला रहा हूँ जनरल बिपिन रावत की बात, 2.5 फ्रंट वार की। तो चीन और पाकिस्तान 2 फ्रंट है, आधा फ्रंट घर के अंदर है। ये फ्रंट कितना खतरनाक है आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि जब से ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ उसके बाद से लगातार ये पूछा जा रहा है कि हमारे कितने जेट गिरे। अलग अलग समय पर अलग अलग सरकार की एजेंसियों ने, सरकार के अधिकारियों ने जवाब दिया, सेना के अधिकारियों ने जवाब दिया। NSA का जवाब मुझे लगता है 100 सुनार की एक लोहार की वाला मामला है, सबको एक साथ जवाब दिया है। और बड़ी सीधी सी बात, उन्होंने कहा कि भाई एक फ़ोटो तो दिखा दो। और मैं कह रहा हूँ कि जब पाकिस्तान को रियल टाइम इंटेलिजेंस सैटेलाइट के जरिए चीन मुहैया करा रहा था, तो एक फ़ोटो तो दे देता पाकिस्तान को कि ये देखो, ये भारत का जेट गिर गया, या भारत के इस जेट को ये नुकसान हो गया। कुछ नहीं हुआ, क्योंकि कुछ हुआ नहीं तो उनके पास फ़ोटो कहाँ से आएगी। और हमने हर चीज़ का जो भी दावा किया उसका फ़ोटो दिखाया। तो डोवाल साहब ने वहाँ जो बात कही वो ध्यान देने की बात है कि भारत ने क्या किया है पिछले 11 सालों में, और ख़ास तौर से पिछले 4-5 सालों में, जिससे पूरी दुनिया परेशान है, जिससे पूरी दुनिया चकित है। उन्होंने कहा कि हमने घोषणा करके आतंकी ठिकाने पर हमला किया, 9 टारगेट चुने थे, 8 को ध्वस्त कर दिया, 1 पर निशाना ठीक नहीं लगा, 1 पर निशाना चूक गया। लेकिन प्रिसाइज हमला था, मालूम था कि कौन कहाँ पर है और क्या चीज़ कहाँ पर है, वहीं पर हमला हुआ, उसमें ज़रा भी गड़बड़ कहीं नहीं हुई। और उनका रात में, ये 6-7 मई की बात कर रहे हैं वो, 1:05 पर ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ और 1:28 पर पूरा हो गया। सिर्फ 23 मिनट में हमारी फ़ौज ने, हमारी एयरफोर्स ने, हमारी आर्मी ने ये काम करके दिखा दिया। और उन्होंने कहा मुझे गर्व है ऑपरेशन सिंदूर पर, इसलिए कि हमने जो भी ऑपरेशन किया ये अपने स्वदेशी हथियारों के बल पर किया, अपनी स्वदेशी तकनीकी के बल पर किया। फिर उन्होंने एक राज की बात बताई, हालांकि उस पर ज़्यादा खुलासा नहीं किया उन्होंने कहा 2020 में हमें कुछ नुकसान हुआ। उन्होंने कोई और किसी देश का नाम नहीं लिया, किसी घटना जगह का नाम नहीं लिया, लेकिन 2020 की बात कर रहे हैं तो वो गलवान की, लद्दाख की बात कर रहे थे। और उस समय कुछ निर्णय लिए गए, और उन निर्णयों में केवल एक की बात उन्होंने बताई। उन्होंने कहा कि हमने ये तय किया कि हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम होगा वो पूरी तरह से देशी और अपना होना चाहिए। इसका मतलब, ये मैं अनुमान लगा रहा हूँ, गलत भी हो सकता है, कि हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम से कुछ बातें जो है
वो हमारे दुश्मन ने कैच कर ली, पता कर ली, उसका नुकसान हमें हुआ। और उसी समय निर्णय हुआ था कि 5G टेक्नोलॉजी का आयात नहीं होगा। अब ये कोई फैसला कर लेना तो आसान था, लेकिन इसको लागू करना बहुत कठिन था। और क्यों मैं कह रहा हूँ कि कठिन था, ये डोवाल साहब की अगली बात से आपको पता चल जाएगा। उनका चीन को 5G टेक्नोलॉजी डेवलप करने में 12 साल लगे, याद रखिए 12 साल, और $300 बिलियन खर्च किया उसने। उन्होंने कहा हमारे पास न तो इतना समय था न इतना पैसा था, तो हम कहाँ जाते? तो कहाँ गए वो? अंदाज़ा लगाइए, वो गए IIT मद्रास, प्रोफेसर वामकोटी के पास। IIT मद्रास और प्राइवेट सेक्टर दोनों ने मिलकर डेवलपमेंट का काम शुरू किया, और सिर्फ 2.5 साल में हमने अपनी 5G टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली। ये दुनिया के इतिहास में बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल उपलब्धि है, ये कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन छोटे मन वालों को ये बात समझ में नहीं आएगी। वो राहुल गांधी जो वीडियो बनाकर दिखाते थे कि ये देखिए चीन का ड्रोन, ये टेक्नोलॉजी भारत क्यों नहीं बना पा रहा है, भारत के पास क्यों नहीं, भारत को चीन से सीखना चाहिए। क्या वो बोलेंगे कि चीन को भारत से सीखना चाहिए कि जो काम तुम 12 साल में करते हो $300 बिलियन खर्च करके? हालांकि डोवाल साहब ने बताया नहीं कितना पैसा खर्च हुआ, लेकिन आप समझ सकते हैं कि उससे बहुत ही कम पैसा खर्च हुआ होगा, और केवल 2.5 साल, 12 साल और 2.5 साल। चीन की ताकत देखिए, भारत की ताकत देखिए, चीन की आर्थिक शक्ति देखिए, भारत की आर्थिक शक्ति देखिए, चीन की सैन्य शक्ति और उसकी टेक्नोलॉजी में जो उसकी एडवांसमेंट है उसको देखिए, और भारत को देखिए। तो आपको समझ में आया कि भारत की क्षमता क्या है, भारत कहाँ पहुँच सकता है, क्या कर सकता है। सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, पॉलिटिकल विल की। जो सत्ता के शिखर पर बैठा है यानी प्रधानमंत्री, उसमें अगर पॉलिटिकल विल हो तो हम क्या अचीव कर सकते हैं, हम आसमान छू सकते हैं। और वो हमने छूकर दिखाया, पूरी दुनिया को दिखाया। इसलिए डोवाल साहब ने कहा कि मैं प्रोफेसर वी कामकोटी का आभारी हूँ कि उन्होंने और प्राइवेट सेक्टर ने मिलकर जो काम किया, कुछ और एजेंसियों ने मिलकर जो काम किया, उसके कारण 2.5 साल में भारत 5G टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर हो गया। और उनका हमारे 5G टेक्नोलॉजी में कुछ भी विदेशी नहीं है। एक समय ऐसा लगता था कि चीन की मदद के बिना हम 5G टेक्नोलॉजी शायद डेवलप नहीं कर पाएंगे, या कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़ की मदद के बिना नहीं कर पाएंगे। लेकिन भारत ने जब मौका आया तो ये करके दिखा दिया। और डोवाल साहब ने कहा कि चीन का, फिर कह रहा हूँ कि उन्होंने जिक्र नहीं किया, लेकिन 2020 का जिक्र किया, तो 2020 की सबसे बड़ी घटना जो है वो लद्दाख में चीन ने जो हरकत की, जो कारस्तानी की, उसी का जिक्र कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने तय किया कि हम कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में किसी से पीछे नहीं रहेंगे, और कम्युनिकेशन सिस्टम का ही असर है। तो हमारा इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सिस्टम हो, या फिर ब्रह्मोस को भेजने की और टारगेट हिट करने की जो क्षमता है, ये सब हमारी स्वदेशी स्तर पर डेवलप की गई टेक्नोलॉजी है। उन्होंने और मिलिट्री हार्डवेयर दूसरे जो है उनका जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने अपनी स्वदेशी टेक्नोलॉजी के बूते ऑपरेशन सिंदूर चलाया। ये भारत में इससे पहले कभी नहीं हुआ है। पाकिस्तान के साथ युद्ध हो, चीन के साथ युद्ध हो, तो हम अमेरिका का, रूस का मुंह देखते थे कि उनसे मदद मिलेगी, सहायता मिलेगी। याद कीजिए 1962 के युद्ध में जवाहरलाल नेहरू की वो चिट्ठी याद कीजिए, जो अमेरिकी राष्ट्रपति को लिखा था कि आप फाइटर जेट भी भेजिए और पायलट भी भेजिए, वरना चीन हमारे इस इलाके पर, हमारे पूरे नॉर्थ ईस्ट पर कब्जा कर लेगा। तो एक तरह से भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने गिड़गिड़ा रहे थे कि हमारे देश को टूटने से बचा लीजिए। और ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ? ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान अमेरिका से गिड़गिड़ा रहा था कि हमारे देश को बचा लीजिए। अमेरिका ने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते। भारत से जरूर उनके वाइस प्रेसिडेंट ने प्रधानमंत्री से कहा कि पाकिस्तान बड़ा हमला करने वाला है, और प्रधानमंत्री ने जो जवाब दिया उससे अमेरिका को भी समझ में आ गया
कि अब मामला उसके हाथ से निकल चुका है। उन्होंने कहा कि हम उससे बड़ा हमला करेंगे, गोली चलेगी तो गोला चलाएंगे। तो अमेरिका को समझ में आ गया कि अब भारत हमारा पिछलग्गू नहीं रह गया है, भारत हमारे पीछे चलने वाला नहीं है। इसलिए पाकिस्तान को कहा कि अगर कुछ करना है तो भारत से सीधे बात करो। तो पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए कि अब छोड़ दीजिए, अब जो है रोक दीजिए। भारत ने रोक दिया। भारत दुनिया के सामने आक्रांता के रूप में अपनी छवि नहीं पेश करना चाहता था, और जो लक्ष्य निर्धारित किया था ऑपरेशन सिंदूर का, वो हम हासिल कर चुके थे। और ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ये बात हमें बार बार याद रखनी चाहिए। आगे क्या होगा, जो कुछ हुआ है 6 और 7 मई को, उसके बाद 9 और 10 मई की सुबह को, उससे ज़्यादा बड़ा और भयंकर होने वाला है पाकिस्तान के लिए। और इतना ही नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि चीन की जो टेक्नोलॉजी है, जो उसका मिलिट्री हार्डवेयर है, उसकी जो कलई खुली है, जो पोल खुली है पूरी दुनिया के सामने, उससे ज़्यादा चीन के लिए परेशानी का कारण पिछले, मुझे लगता है 10, 20, 30 सालों में कोई नहीं रहा होगा। चीन को बाकायदा जो है अभियान चलाना पड़ा। वेस्टर्न मीडिया में जो उसने घुसपैठ कर रखी है, उसके जरिए जिस तरह का प्रचार किया, राफेल के खिलाफ प्रचार किया, उस सब से उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कुछ दिन जरूर पाकिस्तान का एजेंडा चला, और उसको चलाने में हमारे देश के किन लोगों का हाथ था, किन लोगों की भूमिका थी, ये भी आपको मालूम है। तो ऐसे घर के दुश्मनों की पहचान बहुत ज़रूरी है। किसी भी संकट के समय सबसे खतरनाक होते हैं घर के दुश्मन, सबसे खतरनाक होता है आस्तीन का सांप। तो इन आस्तीन के सांपों का इलाज करना बहुत ज़रूरी है। तो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए अपनी केवल सैन्य क्षमता नहीं, अपनी तकनीकी विकास की क्षमता का भी प्रदर्शन किया। और सबसे बड़ी बात जो किसी भी युद्ध में, किसी भी इस तरह के ऑपरेशन में होती है, वो होती है उस देश की पॉलिटिकल विल। और ये पॉलिटिकल विल आती है आपका जो सर्वोच्च नेता होता है उसकी पॉलिटिकल विल से। और ये साबित हो गया कि अगर देश के सर्वोच्च नेता में राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो क्या हासिल कर सकते हैं, और राजनीतिक इच्छा शक्ति ना हो तो देश क्या हो सकता है। ये 2014 से पहले का समय याद कर लीजिए। 26/11 हुआ, हम कुछ नहीं कर पाए। 47-48 का हमला हुआ, 40% कश्मीर चला गया। 62 का हमला हुआ, 42,000 वर्ग किलोमीटर ज़मीन चली गई चीन के पास। 65 के युद्ध में जो जीता था वो बातचीत की टेबल पर हार गए। 71 में जो जीता था बातचीत की टेबल पर हार गए। 99 में इस तरह का कोई ज़मीन पर बड़ा युद्ध हुआ नहीं था, वो कुछ पहाड़ी चोटियों पर हुआ था। भारत को सफलता ज़रूर मिली, लेकिन वहाँ पीछे हटने का कोई सवाल नहीं था। तो भारत ने जब भी युद्ध में कुछ हासिल किया, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने सरेंडर किया। हमारी आर्मी ने कभी सरेंडर नहीं किया, हमारी एयरफोर्स ने कभी सरेंडर नहीं किया, हमारी नेवी ने कभी सरेंडर नहीं किया, लेकिन हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप बार बार सरेंडर करती रही। ये फ़र्क है 2014 से 2025 के बीच के शासन का और 2014 से पहले के शासन का। तो इस अंतर को हमेशा याद रखिए कि देश युद्ध में, युद्ध के मैदान पर नहीं हारता। देश हारता है जब उसकी पॉलिटिकल लीडरशिप सरेंडर करती है, और भारत की पॉलिटिकल लीडरशिप हमेशा सरेंडर करती रही है। इसलिए जो लोग उस समय सत्ता में थे, या जो पार्टी उस समय सत्ता में थी, जिनके परिवार के लोग सत्ता में थे, आज उनको विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा भारत कैसे कर सकता है। तो इसलिए उसके खिलाफ प्रचार करते हैं कि उसके महत्व को कम किया जा सके, उसको झूठा साबित किया जा सके। लेकिन झूठ कितने दिन टिकेगा, झूठा प्रचार कितने दिन चलेगा। सच्चाई उस सूरज की तरह है जिसको चाहे जितने बादल हों वो ढक नहीं सकते। कुछ समय के लिए कर सकते हैं, लेकिन आखिरकार सूरज बादलों से निकलकर बाहर आता ही है। उसी तरह सच्चाई जो है झूठ के बादलों से निकलकर बाहर आती ही है, और वो आ गई है। और उस पर सबसे बड़ी मुहर लगाई है हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत कुमार डोवाल ने। जितने भारत विरोधी हैं, मैं कह रहा हूँ, राजनीतिक विरोधियों की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भारत विरोधी हैं उनको थोड़ी शर्म आनी चाहिए।
माफ़ी तो वो नहीं मांगेंगे, लेकिन कम से कम ये दुष्प्रचार बंद कर देना चाहिए। जो दुश्मन देशों का एजेंडा चला रहे हैं वो बंद कर देना चाहिए। लेकिन शायद ये उम्मीद भी बहुत ज़्यादा है उनसे। ऐसा वो करेंगे मुझे तो विश्वास नहीं है। अगर हो जाए तो चमत्कार की बात होगी। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।